नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे कि कैसे ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और क्या ये काम कर जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी करने और कोर्ट कमिश्नर रहेंगे या हटाए जाएंगे को लेकर आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। दोबारा सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि कमिश्नर इस केस से अलग होना चाहें तो उनकी मर्जी, लेकिन केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, यह बात बहुत जरूरी है। अब इस पूरे मामले में तहखाने को खोलने की इजाजत मिले, यह भी हिंदू पक्ष कह रहा है। साथ ही सुनवाई पूरी हो गई है, कल दोपहर 12 बजे फैसला इस पर आ जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से विरोध गतिरोध पैदा करने की कोशिशें हुई हैं, इस पर कल विराम लग जाएगा। एक बार सुनिए। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि कल 12 बजे तक वो निर्णय दे देंगे और इसमें एडवोकेट कमीशन की क्या स्थिति होगी और क्या नहीं होगी वो कल डिसाइड हो जाएगा। इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने मुस्लिम पक्ष के आरोपों को गलत बताया और कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश पर निष्पक्ष कार्रवाई की है। हमने न्यायालय से यही कहा है कि हमने अभी तक जो भी कार्रवाई किया है वो निष्पक्ष ढंग से, सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से किया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसी भी पक्ष को कोई कष्ट हो। फिर भी आप, भारत स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, विचार रखने के भाव भी स्वतंत्र है, अपने अपने विचार है, लोग रख सकते हैं। अजय जी, आपने कहा कि अभी तक तो जो वीडियोग्राफी जहां पर करने की मांग की गई है, कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया, वहां हुई भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किस आधार पर आपके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, क्या उनको लगा, क्या ऐसी वजह थी कि आपको टारगेट किया जा रहा है? ये तो उन्होंने खुद भी बताया है, आप भी जान रहे हैं। मैं उनके किसी भी शब्द को रिवाइंड नहीं करूँगा जी। सभी लोग जान रहे हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया, इसको बताना मैं उचित भी नहीं समझता। कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं कि मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन वाराणसी सिविल कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सर्वे रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर कल कोर्ट तहखाने को खोलने और सर्वे की इजाजत देता है तो क्या मुस्लिम पक्ष फैसले को मानेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्योंकि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ज्ञानव्यापी परिसर की वीडियोग्राफी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, यह बताया जा रहा है। IICF के सचिव अतहर हसैन ने वीडियोग्राफी को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन बताया और कहा कि अयोध्या के फैसले को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 1991 के कानून का हवाला दिया जा रहा है। आज बहस करें उससे पहले पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून क्या है, जरा उसको आपको जल्दी से बता देता हूं। जुलाई 1991 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उपासना स्थल कानून लेकर आई। तब केंद्र में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, शंकर चौहान गृह मंत्री। यह कानून मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवाद को रोकने के लिए लाया गया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अयोध्या का मामला इस कानून से इसलिए अलग रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इसी एक्ट के सेक्शन 3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को किसी दूसरे वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। इसमें सजा का प्रावधान भी है। सेक्शन 6 में लिखा है कि जो सेक्शन 3 का उल्लंघन करेगा उसे 3 साल की जेल या फाइन हो सकती है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्या कहा गया है वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जो भी मौजूद है वो इन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है, यानी या फिर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आने वाले स्थल या फिर उस जमाने के कानून में आने वाले स्थल में हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक पूजा स्थल हैं जो 1958 के कानून के तहत आते हैं उन पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 लागू नहीं होता। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपका धार्मिक स्थल ऊपर के दिए प्रावधान के मुताबिक आता है तो उपासना के अधिकार के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं, यह कानून आपको नहीं रोक सकता। और जब प्राचीन का जिक्र होता है तो उसका भी टाइम डिफाइन है कि 100 साल से पुराना।
तो ज्ञानवापी तो 100 साल से पुरानी कहानी है, ये तो सबको पता है। तो ये कैसे वर्शिप एक्ट पे आएगा? इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत आपको लगातार वो सबूत भी दिखा रहा है जो इस बात की गवाही देते हैं कि ज्ञानवापी में पहले मंदिर था। इसका दावा क्यों किया जा रहा है? टाइम्स नाउ नवभारत के पास ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़ा वो नक्शा है जिसे हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट के साथ इलाहाबाद कोर्ट में बतौर साक्ष्य पेश किया गया है। यह मैप ज्ञानवापी की सही स्थिति स्पष्ट करता है। हिंदू पक्ष के वादी विजय शंकर रस्तोगी ने इसे पेश किया है। ऐसे में आज के सवाल यह है कि ज्ञानवापी का सर्वे रोकने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जाएंगे? पहले सर्वे नहीं होने दिया, अब सुनवाई में भी अड़ंगा लगेगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा ज्ञानवापी विवाद? और ज्ञानवापी मामला अयोध्या पार्ट 2 बन रहा है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जुड़ रही हैं, वकील हैं। फराह फैज वकील थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मुजीबुर रहमान वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय चड्डा वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजना अग्निहोत्री जी, अब क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या? क्योंकि ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी रोकी जाएगी। यानी शायद ये लगने लगा है लोगों को कि कल फैसला आ जाएगा कि वीडियोग्राफी होगी और मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर की तरफ से पहला दावा 18 फरवरी 2021 को दायर किया गया था और वो एडमिट हुआ। उसमें भगवान माता श्रृंगार गौरी की तरफ से बतौर नेक्स्ट फ्रेंड मैं भी उसमें वादी हूँ। मेरा दावा एडमिट हुआ, उनकी WS मंगाया गया। अभी रह गई बात, आपने कहा कि जो सर्वे हो रहा है, सर्वे को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सच को दबाने की कोशिश की जा रही, इसलिए हथकंडे दबाए जा रहे, हथकंडे अपनाए जा रहे। नहीं तो सर्वे होने में क्या समस्या थी? अगर वो मस्जिद थी और वहां अगर शिवलिंग आदि विश्वेश्वर नहीं विराजमान है तो सर्वे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आ जाना चाहिए। क्यों डिस्टर्बेंस किया जा रहा है? दूसरी बात ये रह गई कि अगर ये कह रहे हैं कि जो भी आदेश आता है उसके विरुद्ध में ये सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जाएंगे तो इनका अधिकार है, कानूनी लड़ाई कर सकते हैं, ये जा सकते हैं। लेकिन अभी वहां पर हंगामा मचाना बिल्कुल अवैधानिक है, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने सभी हथकंडे अपनाए कि सर्वे ना हो सके, अदालत आदेश ना दे सके, भरसक प्रयत्न किया इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का। संजय चड्डा जी, इसमें ऐसा क्या मामला बनता है? भाई एक कोर्ट सुन रहा है, वो कह रहा है सर्वे हो जाने दीजिए, वीडियोग्राफी हो जाने दीजिए। वीडियोग्राफी कहाँ होनी चाहिए वो भी अभी वो बताएगा, उस पर पूरा फैसला आना बाकी। और उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें होने लगी, चर्चा होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट जाके रुकवाएंगे। लोगों का शक और बढ़ नहीं जाएगा इन बातों से कि भाई ऐसा क्या है अंदर जिसको रोकने के लिए, जिसको देखने से रोकने के लिए एक कोर्ट का फैसला आया नहीं, दूसरी तरफ बयान आने लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाके रुकवाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा शशांक जी, और मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस सारे सर्वे का, वहां के अवलोकन करने का, वहां पे जाके देखने का कि क्या क्या स्थिति है, क्या उद्देश्य है, सबसे पहले चीज ये हमको देखनी पड़ेगी। और अगर वो उद्देश्य इस पर्टिकुलर वर्शिप के एरिया को ये पहले प्रूव करना कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और उसके बाद उसको लेने की बात करना या उस पर हिंदू धर्म का मंदिर बनाने की बात करना, ये वाली बात अगर है इसका उद्देश्य, तो ये कानून के द्वारा परमिटेड नहीं है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसमें सेक्शन 3 में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर जो 1947 15 अगस्त की जैसी यथास्थिति थी धार्मिक स्थलों की, उस यथास्थिति। संजय जी, मैंने तो अपने इंट्रो में यह भी बताया कि उसी कानून का सेक्शन 4 ये भी कहता है कि इसके दायरे में वो प्लेसेस नहीं आएंगे जो प्राचीन और ऐतिहासिक है, और प्राचीन और ऐतिहासिक की परिभाषा जो है वो 100 साल से पुराने की बताई गई है। ज्ञानवापी 100 साल से पुराना है या नहीं है, इसको लेके तो किसी को शक नहीं है। तो ज्ञानवापी इस कानून के दायरे में कैसे आएगा? ये इंटरप्रिटेशन की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि कानून में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, जो कि जिसको तरमीम किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अब सरकार की नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें इंटरप्रिटेशन का क्या मसला बनता है, मुझे समझाइए, दर्शकों को समझाइए कि अगर लिखा है क्लॉज 4 में कि 100 साल से पुराना जो है वो इसके दायरे में नहीं आएगा, तो इसमें क्या और क्या इंटरप्रेट करें?
देखिए जो क्या उद्देश्य था ये देखना पड़ेगा इस 1991 के एक्ट का, जिससे कि कल देखिए मथुरा वाले, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मथुरा वाला भी तो टेम्पल जो है वो 100 क्या सैकड़ों साल पुराना है। वहां पे क्या हुआ, निर्णय आया ना, सिविल कोर्ट ने उस सूट को निरस्त कर दिया। सुशांत जी आपको मालूम है इस चीज का? नहीं, तो यही नहीं 19 तारीख को फैसला जो आना है, 91 का एक्ट निरस्त नहीं किया, 19 को जजमेंट आने वाला है। 19 को जजमेंट आनी है सर संजय चड्डा जी। सर जो सिविल कोर्ट है उसने निरस्त कर दिया था उसको, अब अपील में गए हुए, उस अपील का जजमेंट। तो ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपको वहां सिविल कोर्ट पर इतना भरोसा है तो यहां भी एक कोर्ट कह रही है वीडियोग्राफी होने दीजिए, और कोर्ट को आप आप कह रहे हैं कानून का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, वो इंटरप्रिटेशन तो फैसला सुनाने वाला यानी जज करेंगे। वो जज कह रहे हैं कि भाई आप सर्वे होने दीजिए, वीडियोग्राफी होने दीजिए, फिर इंटरप्रिटेशन का क्या मसला रहा? आप दूसरे जज के पास जाके कहेंगे नहीं आप वैसा इंटरप्रेट कीजिए जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, तो नहीं, फिर नहीं सुशांत जी, अगर न्यायालय का ये निर्णय है कि सर्वे होना चाहिए, अगर न्यायालय का ये निर्णय है कि वहां पे जाके उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो उसको रोकना कानूनन सही नहीं है, ये भी बात है उसकी बात। या तो आप जाके नहीं, लेकिन फराह फैज हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह फैज जी, मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पा रहा कि जब अंदर कुछ है ही नहीं, जब अंदर मस्जिद के अलावा जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि कुछ नहीं है, तो इधर से उधर से इधर दौड़ दौड़ के ऐसे वैसे जैसे कैसे क्यों रोकने की कोशिश हो रही है वीडियोग्राफी ना हो? और अब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा जब निचली अदालत कह रही है कि भाई आप यहाँ पे सर्वे होने दीजिए, वीडियोग्राफी होने दीजिए? देखिए सुशांत, ये सबसे बड़ा मसला है कि ये लोग जो है हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। आप इसको धर्म से जोड़ करके मत देखिए, आप इसको इस तरह से जोड़ करके देखिए कि क्या वहां राष्ट्र के खिलाफ कुछ था या राष्ट्र के फेवर में था। अगर ये वहां राष्ट्र के खिलाफ कुछ ऐसी एक्टिविटी गई है तो वहां पर सर्वे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वे होने देना चाहिए, बल्कि हमें खुद से सपोर्ट करना चाहिए, अपनी छवि को सुधारना चाहिए। और अगर हमें छवि सुधारने के लिए वहां सर्वे होना जरूरी है तो वो हमें खुद से आगे बढ़ के कराना चाहिए, ताकि जो एक मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है या जो धार्मिक लोगों ने, कठमुल्लाओं ने इस पूरी कम्युनिटी पे एक सवाल या निशान लगा दिया है, इनको आतंकवाद की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया है, तो वो उस कैटेगरी से बाहर आ सकें। उस कैटेगरी से वो तभी बाहर आ सकेंगे जब वो उनकी इनोसेंसी साबित होगी। जब इनोसेंसी तभी साबित होगी जब वो कोर्ट के उस आदेश का पालन करने में सहयोग करेंगे। लेकिन अगर रोड़ा पैदा कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हैं और आप इसको जो है वो जबरदस्ती मजहब का रंग दे रहे हैं। और इसमें इस देश में जो है एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मुजीबुर रहमान साहब वो कह रही हैं अगर ये कहा जा रहा है कि भाई अंदर मंदिर है या उसके निशान हैं और आप वीडियोग्राफी भी ना होने दें और उसके लिए 10 जगह दौड़ते नजर आएं कि वीडियोग्राफी रुक जाए, तो लोग तो आप पर प्रश्न करेंगे। दूसरा पक्ष जो अंदर नहीं गया है, मतलब अभी की तारीख में, वो ये दावा कर रहा है कि अंदर जाऊंगा तो सबूत मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंट है। और जो अंदर ही जाता है, रोज जाता है, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि दरवाजा खोले और कहे आओ देख लो कुछ नहीं है। देखिए, ये देश आस्था से नहीं चलेगा बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। एक फैसला आ चुका आस्था के दम पे, लेकिन अब इस देश के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपके मुझे बोलने दीजिए, मैं बिस्टू को डिस्टर्ब नहीं किया आपको। आप कानून के नाम पे डरते क्यों हैं? कानून संविधान का नाम आता है परेशान हो जाते हैं आप एकदम। ये मैं 2 किताबें लाया हूं, बहुत 5-5 पेजेस की हैं तकरीबन। एक है लिमिटेशन एक्ट, एक है वर्शिप एक्ट। इसके अंदर अगर लिटमस टेस्ट पास करता है, मुझे बता दे जिस पेटिशन के ऊपर ये सर्वे का ऑर्डर आया है, वो पेटिशन इस कानून के कौन से प्रोविजन के अंदर फाइल की गई है। जब देश का कानून ऐसी फ्रीवलेस पेटिशंस को जगह ही नहीं देता है, तो ऐसी फ्रीवलेस पेटिशंस फाइल होनी नहीं चाहिए। और अगर हुई हैं, कोई जज भी अगर ऐसा काम कर रहा है कि उसने लॉ के अगेंस्ट जाकर के किसी पेटिशन के ऊपर ऑर्डर किया है, तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ऐसे जजेस के ऊपर भी कार्यवाही करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप किताबें लाए हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात लिखी है जिससे ये साबित हो जाता है
कि ज्ञानवापी के अंदर जो है वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? वो पढ़ के सुनाइए। वीडियोग्राफी नहीं, ऑर्डर किस पिटीशन के ऊपर हुआ है? पहले पढ़ के सुनाइए, किस बात से आप कह रहे हैं कि ये जज ने गलत कर दिया, आप बताइए। मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूं, ये वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 4 सुनाइए। मैं 4 भी सुनाता हूं। सुनाइए जी। 4 के अंदर क्या है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो एक्ट है, आर्कियोलॉजिकल लाइन बाय लाइन पढ़िए ना भाई। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, क्या ज्ञानवापी मंदिर पहले का लाइन पढ़िए ना भाई। मैं वही पढ़ के बता रहा हूं। आप पूरा नहीं पढ़ रहे, आप पढ़िए ना। नथिंग कंटेंड इन, नहीं पढ़िएगा, मैं पढ़ के सुना दूंगा। मैं पढ़ता हूं। नथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी एंशिएंट मोन्यूमेंट which is ancient monument, specifically written here, which is covered by the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958. Is it an ancient monument under this act? It is notified remains? No, it's not a notified one. अरे रुकिए, second ना अभी सेकंड कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आप जो कह रहे हैं। नहीं अभी रुकिए, अभी आपने पढ़ा, मैं उसको बता रहा हूं। Any place of worship referred to in the said subsection which is an ancient and historical monument or and nahi or an archaeological site or remains covered by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 or any other law for the time being in force, वो इसमें नहीं आएगा। Is it तो ना अभी रुकिए, अब आप घुमाइए नहीं, आप वकील होंगे, आप वकील होंगे, लेकिन पढ़ना और अंग्रेजी मुझे भी आती है। अब इसका हिंदी वर्जन मैं आपको बता दूं, इसका हिंदी वर्जन है कि कोई भी जगह जो पूजा की है और वो इन सबसेक्शन में आ रही है जिसमें कि वो प्राचीन है और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, प्राचीन और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट या और नहीं या आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स में कवर्ड है बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 या एनी अदर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सुसाइड कर लेगा आपका ये ट्रांसलेशन सुन करके। नहीं आप कीजिए, आप कीजिए, पहले आप टीवी पे कर लीजिए सुसाइड। आप जो बता रहे हैं ना वो सुसाइड करने लायक है, और सुसाइड भी मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। 1958 का एक्ट कहता है 100 साल से पुराना है। एंशिएंट और एंशिएंट का मतलब है 100 साल से पुराना। आप पढ़िए उसको, आप पढ़िए उसको और समझिए। मॉन्यूमेंट एंड और का बड़ा क्रिटिकल मतलब होता है। रंजना अग्निहोत्री, सेकंड थिंग, ना अरे आप नहीं, मैं नहीं दूंगा 40 सेकंड। अभी हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी पहले ये निपटा देना जरा, दर्शकों को समझ में आए। रंजना जी, 4 वकील बैठा है भाई, मुझे आप कह देंगे कि मेरे कहने पे जो है वकील सुसाइड कर लेंगे, वकीलों को सुन लेते हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, ये जो क्लॉज 4 और उसका सेक्शन में अभी बता रहा हूं, उसमें क्या ये ज्ञानवापी आता है या नहीं आता, बताइए। हमारा जो वाद है ज्ञानवापी माता श्रृंगार गौरी के, उसके पायरा 95 में बिल्कुल स्पेसिफिक हमने मेंशन किया है, उसमें स्पेसिफिक रूप से लिखा है कि सेक्शन 91 का बार नहीं हम पर अप्लाई होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक फैसला आस्था के आधार पे किया। जिस फैसले को राम जन्मभूमि वाले फैसले को बता रहे, वो आस्था के आधार पर नहीं किया गया। साक्ष्यों, प्रमाणों, रेयरेस्ट ऑफ रेयर बुक्स। रंजना जी देखिए, मैं राम मंदिर फैसले पर जो कोई भी कुछ कहता है मैं उस पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि उससे समय जो है वो भटकता है और मुद्दा भी भटकता है। जो फैसला आना था, क्यों आया, कैसे आया, देश को पता है। जिसको जो कहना है वो कहने दीजिए। आप इस मुद्दे पर बताइए, जो इंटरप्रिटेशन है इस लाइन का वो ठीक है या गलत है? ये पढ़ें, और जो कह रहे हैं सुसाइड करने की बात, पहले ये पढ़ें तो तब सुसाइड करें। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन हमारे ऊपर कोई लागू नहीं होती है, इनको आंख खोल करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, फराह फैज जी, आपके हिसाब से इन पंक्तियों का आशय क्या है और क्या वो ज्ञानवापी पर लागू होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखिए सुशांत, इन लोगों का ये बहुत पुराना फंडा है कि कानून को ये अपने तरीके से घुमा देते हैं। ये जो कानून की सोल और स्पिरिट है, ये उसको अपने हिसाब से डाइवर्ट करते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई इंटरप्रिटेशन इनकी मर्जी के खिलाफ जा रहा है, इंटरप्रिटेशन, आप वकील हैं, आप बता दें इंटरप्रिटेशन, हम सुन रहे हैं। हमें ज्ञान, आप हमें ज्ञान दे दें, आप अपना इंटरप्रिटेशन बताएं हमें। नहीं, आप अपील में नहीं, आप बताइए ना, अभी मौका मिल रहा है आपको, आपके जरिए देश भी जान जाएगा। सही इंटरप्रिटेशन आप बताएं ना। फराह जी, वो क्लॉज ये कहता है कि एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वो जो है वो इसके दायरे में नहीं आएगा, और 1958 का एक्ट कहता है एंशिएंट और हिस्टोरिकल का मॉन्यूमेंट मतलब जो 100 साल से पुराना हो। तो क्या ज्ञानवापी एंशिएंट और हिस्टोरिकल में आएगा या नहीं आएगा?
बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? इंटरप्रिटेशन तो बता दें आप फराज जी पहले। अरे भाई, इंटरप्रिटेशन में वही तो शब्द है, और क्या है? एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, वो ज्ञानवापी है या नहीं? आप बताइए, बता दें अपना ज्ञान। क्या ज्ञानवापी एंशिएंट और हिस्टोरिकल है या नहीं? आप बता दीजिए कैसे नहीं है? इफ इट्स नोटिफाइड देन इट्स एंशिएंट, इफ इट्स नोटिफाइड अंडर एनी एक्ट और अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट देन इट्स एक मिनट, उसमें इवन इफ अ साइट इज थाउजेंड्स इयर्स ओल्ड। अरे भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए, लाइन को घुमाइए नहीं, आपको फिर लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर टू इन द सेड सबसेक्शन व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और अगर वो नोटिफाई होने की बात होती तो ये और लगाने की बात ही नहीं थी, आइए ना, वो सीधा कहता। और का मतलब होता है कि इसके अलावा वो आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और एनी अदर लॉ और द टाइमिंग इन द फोर्स, यानी इट शुड बी ईदर इन द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट और एनी अदर लॉ। ठीक है, इट शुड बी नोटिफाइड। कहां? अरे लॉ नहीं लिखा है ना, दिस इज मुझे ईदर इन द एंशिएंट मॉन्यूमेंट लॉ। अरे भाई, ईदर और का मतलब आप क्या समझते हैं? मुझे बताइए। आपको मैं बता, नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ईदर और का मतलब समझा। मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं सुशांत जी, आप जहां कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूं सर, बिल्कुल। ईदर और का मतलब होता है, सुना देता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं कि एक घर में, मान लीजिए मेरे घर में मुझसे मेरी पत्नी पूछती है कि आज नाश्ते में पोहा खाओगे या उपमा खाओगे, इसका मतलब क्या है? वो मुझसे उम्मीद करती है कि दोनों में से कोई एक बोलूंगा तो वो एक जो है वो मेरी चॉइस होगी, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। लेकिन जब वो मुझसे ये पूछती है कि आज पोहा और उपमा खाओगे, तो इसका मतलब होता है कि मैं दोनों बोलूंगा तभी लागू होगा, कि दोनों साथ में बना है और दोनों साथ में खाना है। आप तो और या का मतलब समझिए सर। मैं बता रहा हूं आपको कहां है। और अरे सर, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर टू इन द सेट सबसेक्शन, लाइन पढ़ रहा हूं, व्हिच इज एन फिर लाइन पढ़ रहा हूं आपके लिए। एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर टू इन द सेड सबसेक्शंस व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और तो फिर अभी आप कह रहे हैं और आइए ना, आगे पढ़िए ना। अरे भाई और आ गया, और इन आर्कियोलॉजिकल क्यों पढ़ूं मुझे? और इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स। संजय चड्डा जी, रिमेन्स। संजय चड्डा जी, आपने जीवन में कभी एग्जाम दिया है? कवर्ड बाय द एंशिएंट। अरे रुकिए सर, मैं सुनिए, दो वकील, बी और सी और डी कवर्ड बाय द एक्ट। दिस इज ए और बी और सी और डी कवर्ड बाय द एक्ट। संजय चड्डा जी, मुझे कवर्ड बाय दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। मेरी बात सुन लीजिए संजय चड्डा जी, मैंने जीवन में कई एग्जाम दिए, आपने भी दिए, सब पढ़ लिख कर यहां पहुंचे। जब उसमें यह लिखा होता था कि आप निम्नलिखित में से ए या बी या सी या डी को चुनिए, तो उसका मतलब क्या होता था कि इन चार में से किसी एक पे ए बी एंड सी एंड डी और डी, इट्स ए और बी और सी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। ए और बी और सी और डी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। देयर शुड बी एन एक्ट। अब मैं ईदर फॉर ए देयर शुड बी एन एक्ट, फॉर बी देयर शुड बी एन एक्ट, फॉर सी देयर शुड बी एन एक्ट। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं संजय चड्डा जी से पूछ लूं। ठीक है, अब माय लॉर्ड ने इजाजत दी है तो संजय चड्डा जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रश्न पत्र में लिखा होता था कि ए या बी या सी या डी, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिए, तो मैं किसी भी एक पर लिख सकता हूं और मुझे उस पर नंबर मिलेंगे, या मैं चारों पर लिखूंगा या चारों पर लिखने पर ही मुझे नंबर मिलेंगे? मुझे इतना बता दीजिए। पहला सवाल का जवाब ये कि किसी एक पे ही आप लिखेंगे, किसी एक पे। तो और का मतलब यही होता है, अगर कानून में भी है कि अगर और तो कोई भी एक अगर जस्टिफाई हो गया तो जस्टिफाई हो गया, बाकी तीन में आए ना आए। आप मुझे अब 1 मिनट का मौका दीजिए। अब आप लीजिए, अब आप लीजिए। जैसा आपने कहा सेक्शन 4 में ये कवर्ड हो गई, अगर सेक्शन 4 में ये कवर्ड हो जाएगी तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट जो प्रोविजंस हैं वो अगर इस पे लागू हो जाएंगे तो फिर किसी भी हाल में इसको कन्वर्ट या कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसको यथास्थिति में ही रखना पड़ेगा। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। अगर उन लॉज में कवर्ड, जो उन लॉज में कवर्ड है प्रॉपर्टीज, उनकी 100 मीटर की दूरी तक की प्रॉपर्टीज को आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कहने का भाव ये तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो आप आसमान से टूटे और खजूर पे लटके वाला। नहीं, मैं बिल्कुल खजूर पे नहीं लटक रहा हूं। मैं अभी आपसे ये कह रहा हूं कि एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एक्ट नहीं है सर, एक्ट वाली लाइन और के बाद आती है। इस बात को समझिए। जब वो ये कह रहा है कि या तो प्राचीन या ऐतिहासिक धरोहर होनी चाहिए,
जो एक्ट में दायर है वो धरोहर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्ट में प्राचीन और ऐतिहासिक की परिभाषा क्या है? ये कौन बताएगा कि ये प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है? इसके लिए तो हमको एक्ट की शरण में जाना पड़ेगा मेरे। ठीक है, और एक्ट ये कहता है सर कि प्राचीन और ऐतिहासिक आप उसको मानेंगे जो 100 साल से पुराना हो। पुराना है, 100 साल से पुराने में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट लग जाता है। अरे ये भी तो कानून है। पर अगर वो एक्ट लग ही रहा होता सर तो और क्यों लिखता कानून के अंदर? नहीं सर, फराह फैज जी मुझे ये बताइए। ठीक है, मैं कह रहा हूं वकील बैठे उनसे, फराह फैज जी जरा इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, और का मतलब यही है कि जितने भी प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं और के साथ में, उनमें से अगर कोई भी एक क्लॉज जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं ये बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो इनके जो क्लैरिफिकेशन है वो बिल्कुल गलत है। जो भी एक्सप्लेनेशन ये लोग दे रहे हैं, अंडर द एक्ट नोटिफाइड होना जरूरी है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन? बस इतना बता दें, आप तो वकील हैं ना, देश सुन रहा है, बताइए आप। पार्डन? मैं पूछ रहा हूं, आप ये बताएं कि अंडर द लॉ नोटिफाइड होना जरूरी है कि नहीं, इस सेक्शन के हिसाब से ये बता दें आप। नहीं, आप इसका पूरा क्लॉज पढ़िए ना। आप पढ़ के बता दो ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, देश सुन रहा है, आप वकील हैं, आप बता दें जनता को कि भाई सही क्या है। वही मैं बता रही हूँ। इसमें ये कहा है एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर टू इन द सेड सबसेक्शन व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और मतलब या तो उसका ये वाला क्लॉज सेटिस्फाइड हो रहा है, या उसके बाद और के बाद का है एन आर्कियोलॉजिकल साइट, और या फिर किस साइट में आ रहा हो, और उसके बाद फिर और आता है। हाँ, और आगे आइए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट और रिमेन्स हाँ, और या इधर आर्कियोलॉजिकल सर्वे साइट और रिमेन और XYZ और कवर्ड अंडर दिस एक्ट। अरे भाई मेरी बात सुनिए, एडवोकेट छोड़िए ना, ये तो सीधी सिंपल अंग्रेजी की बात है। अंग्रेजी नहीं आएगी तो नहीं समझ में आएगा। चड्ढा साहब मुझे ये बताइए, एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए, बड़ी सिंपल बात है। इसमें वकील होने का रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें अंग्रेजी आनी चाहिए। और अंग्रेजी ये कहती है, चड्ढा साहब सुनिए, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेड सबसेक्शन विच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। यानी ए नंबर आया कि या तो वो ऐतिहासिक है। अभी सेंटेंस बंद नहीं हुआ, आगे पढ़िए। भाई मेरी मतलब बात निकालिए यहीं। अरे भाई मैं आप एंकरिंग करूं या आप वकालत भी करेंगे, एंकरिंग भी आप ही करेंगे, बताइए। आप एंकरिंग करिए, मैं तो अब रुकिए, बीच में मत बोलिए। अब मुझे बोलने दीजिए ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। रुकिए, अभी मैं ये कह रहा हूं, पहला क्लॉज क्या है कि प्राचीन और ऐतिहासिक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन ए ये प्राचीन और ऐतिहासिक, ठीक। ऑप्शन 2 क्या है? या तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर आता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं क्या है, मैं हिंदी में बता देता हूं। अरे आप, या तो वो कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होना चाहिए, या कोई वो आर्कियोलॉजिकल साइट होनी चाहिए, या कोई रिमेन होना चाहिए। 3 चीजें की हैं, ठीक। देयर आर 3 थिंग्स, ठीक। या तो वो हिस्टोरिक, या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो, या कोई रिमेन हो, ठीक। अब नाउ कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट और एनी अदर एक्ट, तो ये तीनों चीजें किसी भी लॉ के अंदर कवर्ड होनी चाहिए। दे शुड बी नोटिफाइड बाय द लॉ of the ancient monuments act. This is simple answer. इसका हिंदी में अगर गूगल पे भी ट्रांसलेशन डालेंगे तो यही आएगा। अग्निहोत्री जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं, फिर अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो 100 साल से पुराना है और एक्ट के अंदर आता है, तो क्या ज्ञानवापी उसके अंदर आता है या नहीं आता है? सिंपल जवाब दीजिए रंजना जी। रंजना जी, आवाज आ रही है आपको? उनका फ्रेम फ्रीज हो गया। नहीं, आप बोलिए रंजना जी। ये जो एनी अदर एक्ट की बात हो रही है, काशी विश्वनाथ एक्ट स्पेशल एक्ट है, उस एक्ट के तहत हम कवर्ड होते हैं, उस एक्ट में हम कवर्ड हैं। फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई थी, अब पूरी बात कहिए। आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। ये जो एनी अदर एक्ट की बात हो रही है, एनी अदर एक्ट, हाँ, काशी विश्वनाथ स्पेशल एक्ट बना हुआ, उस एक्ट से हम कवर्ड हैं। मुजीबुर रहमान साहब।
अब दूसरी, अगर मान लीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोई चीज जो है पास करती है, इस लिटमस टेस्ट को पास करती है, अगर करती है तो अगर करती नहीं करी, अब आता है लिमिटेशन एक्ट। अरे रुकिए, पहले ये वाली पास कर दी या नहीं की, पास नहीं किया। रंजना जी ये कह रहे हैं अभी भी पास इसको नहीं पास किया। अगर कोई और XYZ कोई और मुद्दा इसको पास करता है अगर वर्शिप एक्ट को, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। उन्होंने बताया कि कौन से एनी अदर एक्ट में काशी विश्वनाथ कवर होता है। अब ये इधर अब वो कैसे नहीं है, आप ये समझाइए तब मामला आगे बढ़े। लिमिटेशन पे आ गए, जब लिमिटेशन की बात हम दोनों पे हैं, दोनों लिटमस टेस्ट है, दोनों देश भाई का कानून उन्होंने है, कहा काशी विश्वनाथ कवर्ड है, आप उसका काउंटर दीजिए ना कि कैसे कवर्ड नहीं है। हम बता तो रहे कि लिमिटेशन डेटी पर लगता है। आपने अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हो फुल बेचकर राम जन्मभूमि, अरे नहीं, हमने कहाँ पढ़ा है। नहीं पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा आप भेज दे तो पढ़ लेंगे। अरे बिना वजह की बातें मत करिए। तो आप भी तो सीधी सीधी बात करिए ना। आप मुजीबुर रहमान साहब वो क्या गलत कह रही हैं? आप जबरदस्ती उनको टोक रहे हैं, नहीं पढ़ा तो फिर शो में क्यों आए आप? बोलते मुझे नहीं पता है। आप बताइए, आप उन पे ताने क्या कस रहे हैं? नहीं बिल्कुल, वो शुरुआत किसने की है? शुरुआत वो आप पे ताने थोड़ी कस रही है, वो तो फैक्चुअल बात कर रही है। वो फैक्चुअल बात कर रही है, आप उनको फैक्चुअली बता जवाब दीजिए। कानून वो बताए सेक्शन, कौन से सेक्शन में जो है ये सूट फाइल होगा इनका, कौन से सेक्शन में जो है अपील जाएगी इनकी, बताइए ना कौन सा लागू होता है। आपका सवाल का जवाब रंजना जी जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं? पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। श्रृंगार गौरी का केस, श्रृंगार गौरी माता श्रृंगार गौरी विराजमान, डेटी इटसेल्फ इज प्लेंटिफ इन द केस, और डेटी के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगता है। कहाँ, कौन सा पैरा है वो? पैरा जी, कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट के अंदर है कि डाइटी के अंदर लिमिटेशन नहीं लगता है? हाँ, डाइटी नहीं, डेटी इज ए परपेचुअल माइनर, और ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है राम जन्मभूमि के केस में। और हिंदू लॉ देख लीजिए, कोडिफाइड हिंदू लॉ, डेटी इज ए परपेचुअल माइनर के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगती है। और यही बात हमारी तरफ से दावे में श्री हरचंद्र जैन जी ने बहुत मजबूती से कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने उनकी बात को, ठीक है, अब मैं बस इतना कह रहा हूं, तभी मेरा दावा एडमिट हुआ। ठीक है, दावा एडमिट हुआ। चड्ढा साहब, अगर कोर्ट ने दावे को एडमिट कर लिया और जब दावे पर बातचीत होने लगी, इसका मतलब कोर्ट ने यह माना होगा ना कि भाई ये हो सकता है। और उसके बाद सारी बहस चली, अंदर मुस्लिम पक्ष ने यह भी नहीं कहा कि भाई ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जब वीडियोग्राफी की बात आ गई और अब वीडियोग्राफी पर कल फैसला आना है, और अब आप एक पक्ष कहे दूसरी तरफ से कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो लोग और शक करेंगे ना भाई कि जब इधर अभी फैसला ही नहीं आया, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? क्या जरूरत है उसकी? बिल्कुल जायज आप बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात में मैं इस बात से पूर्णतः सहमत होता हूं कि जैसे रंजना जी ने कहा, उन्होंने दावा पेश किया और वो दावे को न्यायालय ने स्वीकार किया। देखिए, जुरिस्डिक्शन को पहले उन्होंने चेक किया होगा, तो हम किसी भी तरीके से, अब अगर कोई निर्णय आता है तो दूसरे पक्षकारों के पास पूर्ण अधिकार है, वो लोग अपील पे जा सकते हैं, ये उनका राइट है। और ये रंजना जी ने फाइल किया, ये उनका राइट है। तो मैं उस जहां तक वो पर्टिकुलर पॉइंट है कि गलत निर्णय आएगा या सही निर्णय आ गया, या ये है कि इसको विद इन लिमिटेशन करना चाहिए था, वो सारी चीजें मेरे हिसाब से कोर्ट ने जरूर अवलोकित की होंगी। दूसरा प्रश्न मेरे मन में यह है, या लोगों के मन में यह होगा मुजीबुर रहमान साहब, कि अगर मसला इस बात का था कि ये वीडियोग्राफी या ये सर्वे जो है वो 91 के वर्शिप एक्ट के हिसाब से नहीं है, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने इस पर गलत तरीके से इसको जो है वो संज्ञान में ले लिया कि भाई हम इसको सुनेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे, तो उसी वक्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आज जब जजमेंट आना है, हाई कोर्ट गए थे, इनकी पिटीशन खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए उसी वक्त? हाई कोर्ट ने खारिज किया, ये बात वो सही कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तभी चले जाते। अब जब कल फैसला आना है, उसके पहले ये बातें कि हम सुप्रीम कोर्ट जाके वीडियोग्राफी रोकवा देंगे, तो और तो मन में बैठेगी ना बात कि भाई कुछ है जो छुपा रहे हैं मुजीबुर रहमान साहब। सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई क्या बुराई है? अरे भाई, अगर कोई गलत नहीं हो रहा है, वो अगर वो ऑर्डर सही है और वो इस तरीके का सर्वे होना सही है, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा उनके हक में। सही है, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लेकिन बात यहाँ कानून की है ना, क्योंकि वो कानूनी तौर पे गलत है, वो पिटीशन, वो फ्रीवलेस पिटीशन है, वो एलिजिबल नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनका तर्क ये है कि 91 के वर्शिप एक्ट के तहत ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक, अब जब हाई कोर्ट ने वो तर्क खारिज कर दिया और लोअर कोर्ट सुनते 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 आज यहां आ गया कि वो कह रहा है कल मैं फैसला सुनाऊंगा, तो अगर
ये बात 91 के एक्ट के हिसाब से वाजिब नहीं थी तो डे वन ही सुप्रीम कोर्ट चले जाना था, या हाई कोर्ट ने जब खारिज किया तभी सुप्रीम कोर्ट जाना था। भाई हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अगला स्टेप सुप्रीम कोर्ट है ना। लोग नहीं गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई, वो कोई भी कभी भी जा सकता है ना। कोई यहाँ सिंगल कोई रेस्पोंडेंट तो है नहीं, ये तो कम्युनिटी का मामला है, कोई भी XYZ जाता है। एसेंशियल मुद्दा मान रहे हैं तो काहे बात का वो इंतजार नहीं, वो बैठे हुए थे कि अब जब फैसला आने लगेगा तब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किस बात का इंतजार कर रहे थे जिस दिन अगर ये इतना हम इसको डिसमिस होने का इंतजार कर रहे थे, डिसमिस होने का इंतजार, जैसे कि मथुरा वाला डिसमिस हुआ था नीचे कोर्ट से, ऐसे डिसमिस होने का। ये नहीं पता था कि इस तरीके का जो है अनऑफिशियल प्रोसीडिंग्स इस तरीके से चलेगी, अगेंस्ट द लॉ प्रोसीडिंग्स होंगी कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर इस तरीके की प्रोसीडिंग होंगी, ये नहीं पता था। इसको डिसमिस होना था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, ये दिस पिटीशन शुड बी डिसमिस्ड। अच्छा एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द एक मिनट फराजी, एक मिनट फराजी, एक मिनट फराजी, पूरी सुनवाई हो गई, फराफैज जी एक मिनट, इनके हिसाब से ये देश के कानून के हिसाब से चल रही सुनवाई नहीं और ये खारिज हो जानी चाहिए थी क्योंकि ये 91 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ये आपको समझने में कि खारिज हो जानी चाहिए थी क्यों समय लगा? खारिज होनी थी तो शुरू में ही होनी थी कि भाई नहीं सुन सकते इसको। हाई कोर्ट ने जैसे बोल दिया कि भाई सुनना है नहीं खारिज कर सकते, लोअर कोर्ट ने भी कह दिया सुनना है। ये आपको समझ में क्यों नहीं आया लास्ट तक? आप ही से पूछ रहा हूं मुजीबुर रहमान। नहीं अरे भाई मैं नहीं हूं ना उसके अंदर, और जो लोग हैं कौन लोग गए हैं, किसके पास गए हैं? नहीं है तो चड्डा साहब की तरह बोलिए कि जो ठीक है वो ठीक बोलिए, जो गलत है गलत बोलिए, जबरदस्ती नहीं, जो सही है मैं सही बोलूंगा ना, फिर उस चीज को जो सही है सही बोलूंगा। सही नहीं बोल रहे ना, सही है आप कोर्ट को भी सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। बिल्कुल सवाल कैसे सवाल खड़ा कर देंगे आप? सवाल खड़ा कैसे खड़ा कर देंगे? राइट है, पहले जाकर खड़ा करना था सुप्रीम कोर्ट में, अब निर्णय के पहले जो है आपको समझ में आ रहा है। अब आप डर क्यों रहे अगर हम अभी जा रहे हैं? अरे डर कौन रहा है? डर तो बोल रहे हैं जो वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे, डर तो बोल रहे हैं जो वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहे। डरने की क्या बात है? मुजीबुर रहमान डर तो आप रहे हैं, हम तो कानून की बात कर रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लगता है सर, हम तो कानून की बात करते हैं सर, डरते नहीं है हम। कानून की बात है, देश का कानून चलेगा, कोई नहीं, चाहे उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। जा रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? अभी तो आप कह रहे थे कि जो जज ऐसे फैसले देते हैं उनके खिलाफ बिल्कुल, हाँ प्रोविजन बिल्कुल होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले किया है ना, यूपी के ही एक डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ, जज कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द लॉ। एक जज जो है कानून के खिलाफ काम नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी समझ इस पैनल में 3 लोग कह रहे हैं, संजय चड्ढा भी कह रहे हैं, रंजना जी भी कह रही हैं, फराजी भी कह रही हैं, उनकी समझ सब गलत, जज साहब गलत, हाई कोर्ट गलत। मुजीबुर रहमान को इस देश में जो है चीफ जस्टिस बना देना चाहिए। इनको सब समझ है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल